राजस्थान पहला राज्य बनने जा रहा है जो उड़ान योजना 125 करोड़ महिलाओं को दी जाएगी। मैं इस संस्था को मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि ये संस्था जहां जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य किए जाए, ये संस्था जहां गरीब का बच्चा उम्मीद के साथ में जयपुर आता है कि मैं अपने राज्य के हेडक्वार्टर पे पढ़ना चाहूंगा, यह हॉस्टल चल रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी आज इस मंच के माध्यम से कि यहाँ एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल हमारी सरकार के माध्यम से बने, यहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी हमारी सरकार के माध्यम से बने और यहाँ बच्चियों का छात्रावास हमारी सरकार के माध्यम से बने, तो हम उन जरूरतमंद बच्चों के लिए सहयोग कर सकते हैं। और युगों युगों तक जिस तरह से आज हम अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले जी को याद करते हैं, महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति कहेंगे कि राजस्थान में सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, लोग मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो किसी के हृदय के अंदर अपना स्थान बना जाए, किसी के हृदय के अंदर अपने नाम को अमर कर जाए, तो उस व्यक्ति का नाम अशोक गहलोत आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि राजस्थान के अंदर इस तरह के व्यक्ति ने राज किया, जो गरीब को गणेश मान के काम करता है, जिसने पहले दिन अपनी राजनीतिक का मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य करना प्रारंभ किया, तो जिसने ये सोचा कि किस तरह से मैं गरीब को गणेश मानूं। और गरीब कौन है? आज ये योजनाएं जो चाहे हॉस्पिटल में मिल रही है, चाहे छात्रावासों में मिल रही है, चाहे हमें स्कॉलरशिप मिल रही है, चाहे हमें महिलाओं को पेंशन मिल रही है, ये किसको मिल रही है? जरूरतमंद लोगों को। कोई पैसे वाला लाइन में लगने में उसको शर्म आती है कि मैं 1000 रुपए की पेंशन, अगर वो महिला एकल है तो गरीब औरत जाएगी लाइन में लगने के लिए, पैसे वाले की औरत नहीं जाएगी। और जब बजट आया 2022-23 का, पिछली बार जब 8 से 13 के बीच में मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की कमान संभालने का मौका सबने दिया, विधायक लोग मानते गए। 98 से 3 के बीच में थे जब अकाल पड़ा था और इतना अनाज आप लोगों के घर में, आम जनता के घर पहुंच गया था कि उनसे खाया नहीं जाता, सोच थी कि कोई भूखा नहीं सोए। और जब 8 से 13 के बीच में हम जैसे विधायक बने, जूली जी हमारे साथ विधायक बने, हम मानते थे अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए काम, मानते मानते हम थक गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी देते देते नहीं थके हम लोग। और दोबारा जब ये राज आया, हमको कहते कि तुम मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो, क्योंकि विधायक जो बने हैं, सांसद जो बनते हैं, वो खुद के घर में कोई नहीं करना चाहते, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संवारना चाहते हैं। और इस बार भी यही हुआ साथियों कि जब बजट आया 21-22 का, जब बजट आया 22-23 का, राजस्थान विधायक मांगते मांगते पर्चियां देते देते थक गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आखिरी पर्ची तक भी लेके उस चीज को ओके किया और बजट में राजस्थान की जनता के लिए हर चीज को शामिल करने का प्रयास किया। मैं ये 2-3 मांगे आज इस संस्था की एक सदस्य होने के नाते कह रही हूं सीएम साहब, कि जब 95 के अंदर यहाँ संस्था के चुनाव हुए, मुझे गौरव है इस बात का कि 95 में इस संस्था के चुनाव हुए थे और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी निर्वाचित हुई थी, तब यहाँ पे निर्वाचित प्रणाली से चुनाव हुए थे और मैंने बहुत अल्प आयु के अंदर 23-24 साल की उम्र में इस संस्था के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया और आज तक अनवरत रूप से इस संस्था के साथ मेरा दिली लगाव है, रूहानी रिश्ता है मेरा इस संस्था के साथ में, क्योंकि ये संस्था हमारी सबकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा का केंद्र है। इसलिए यहाँ पे महिला छात्रावास और लाइब्रेरी और एक बड़ा ऑडिटोरियम, पुनः आपसे इस चीज की पुरजोर तरीके से मांग करते हुए उम्मीद करूंगी कि आप अपने आशीर्वचन के अंदर उन जरूरतमंद लोगों के लिए ये तीनों चीजें घोषित करेंगे, जिससे हम सब लोगों को मान सम्मान और आगे बढ़ सके। आप यहाँ पर आए, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा के हम सबका जो हौसला बढ़ाया, क्योंकि जब
किसी परिवार का मुखिया आ जाता है तो उसके सामने फिर मांगने की बात आगे रह जाती है। तो आज आप हमारे मुखिया के रूप में, राजस्थान के मुखिया के रूप में आए हैं। मैंने इस संस्था के सदस्य के रूप में आपके सामने ये बातें रखी हैं। मैं पुनः एक बार आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे समाज के लिए, अनुसूचित जाति के तबके के लिए ये तमाम चीजें आप यहाँ पर कह के जाएंगे तो हम सब लोग गौरवान्वित होंगे, लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः आपका और आए हुए तमाम अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए ये गौरवशाली दिन। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगी साथियों कि जब भी धरती पर होता है साम्राज्य शीत का और तम का, सूरज अकेले ही करता है परिक्रमा। और मैं चाहती हूं कि एक दिन सूरज करे विश्राम और आप उसकी जगह ले लो ताकि जान सको कि आप लोग किसी सूरज से कम नहीं हो। उठो, जागो और आगे बढ़ने की भावना रखो और एक दूसरे को सहयोग देने की भावना के साथ में पुनः बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएं सबको। जय भीम। एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नहीं, मैं किसी का बेहतर करूं, मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। इसी भावना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आज राजस्थान सरकार के जन जन के लोकप्रिय बन चुके हैं। और हमने साहब का ये एक, मेरी कलम से अगर किसी का भला होता है तो मैं जरूर करूंगा। ये हमने इनका कोटेशन यहाँ आज लगा दिया है और ये पूरे राजस्थान में छा गया है ये कोटेशन। और मैं आज आपसे अनुरोध करूंगा कि इसी भावना के लिए आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आज अभी प्रवचन से पहले एक बार करतल ध्वनि से आप स्वागत करें। जय भीम। माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे और हमें अभिवादन प्रदान बारड़ी मीना, बारड़ी मीना को किसने बसाया था? ए भाई, ए सुनो, बारड़ी मीना को किसने बसाया था मालूम है तुम्हें? तो फिर तो जो मांगोगे मिलेगा आपको। आप लिखे जना अलग से मिले, लिखे जना मेरे को अलग से। बारड़ी मीना में गया भी हूँ। रखो। हमारे समारोह के अध्यक्ष आवाज उत्तर प्रदेश जी महिला झारखंड साहब, योगी रानी बेरवा जी, हमारे रिटायर्ड और चीफ सेक्रेटरी और सलाहकार चीफ मिनिस्टर नरेंद्र आर्य जी, संस्थान के अध्यक्ष भजनलाल योजन साहब, अनिल कोटवाल जी, बीएल बैरवा जी, राम जी वर्मा, सुश्री अवनी लेकरा। शूटिंग के अंदर पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला उनको, पद्मश्री मिली और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। राममोहन बैरवा जी, महेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता, पीछे आर्या जी, बी.एस. झालावर साहब, जेपी विमल जी, नवीन नागी जी, हनुमान प्रसाद जी, मदन गोपाल जी मेघवाल, अजय भूपेश जी और तमाम हमारे काला साहब और तमाम अन्य गणमान्य भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज 131वीं जयंती डॉक्टर अम्बेडकर साहब की है। उसके उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ने कार्यक्रम रखा। मुझे खुशी है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करने का अवसर मिलता है हम सबको, जिसने
इस देश के स्वर्णिम इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। जब गुलाम थे, आजाद हो गए, संविधान सभा बनी और संविधान सभा के अंदर ऐसा व्यक्ति जो बचपन से पैदा हुए तब से परिवार में, स्कूल के अंदर संघर्ष करता रहा हो, उन लोगों के लिए इनका आज हम दलित कहते हैं। उन गरीबों के लिए जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी और छुआछूत और भेदभाव की भावना रहती थी। पढ़ाने तो जुल्म समझा जाता था। उस जमाने में बड़ौदा के नरेश ने भेजा उनको विदेश के अंदर, अमेरिका, इंग्लैंड में पढ़ के आए। और महात्मा गांधी के जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, बड़े बड़े नेता थे उस जमाने के, उन सब ने मिलकर के ऐसी क्या खासियत थी, बाबा साहब को ही संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। संविधान सभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चेयरमैन बनाया गया उनको। और जो संविधान आज हम लोग जी रहे संविधान से, उनको मालूम था कि देश जो है अनेकता में एकता वाला मुल्क है। यहाँ दलित वर्ग भी है, पिछड़े भी हैं, ट्राइबल भी हैं, हर जाति के लोग रहते हैं यहाँ पर, अलग अलग धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी हैं। जाति हजारों हैं यहाँ पर। दलित वर्ग में कितनी जाति आपको मालूम है? वो जाति हर जाति में है, हर पांति में है। बोलियां हजारों हैं और भाषाएं तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, क्या लिखा हुआ है हमें समझ में आती नहीं है आपस में। तो अलग अलग भाषाएं हो, अलग अलग धर्म हो, ऐसे मुल्क के संविधान बनाना भी बहुत कठिन होता है, जिससे कि आने वाला भविष्य जो है देश का वो सुरक्षित रहे, देश एक रहे, अखंड रहे, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कमजोर नहीं हो, ये उनका सपना था। रशिया हमारा मुल्क था, बहुत अपना दोस्त था वो अमेरिका के मुकाबले का। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बनाया, उस वक्त में रशिया हमारे साथ खड़ा था। अमेरिका का तो 7वां बेड़ा रवाना हो गया था हमारे खिलाफ के अंदर समुद्र से। वो रशिया के एक मुल्क था, वो 16 टुकड़े हो गए और वो 16 मुल्क है अलग अलग। और जो लड़ाई चल रही यूक्रेन में, वो भी पहले रशिया के हिस्सा था। आप कल्पना कीजिए, 16 टुकड़े हो गए मुल्क के, और हमारे यहाँ पे इतनी भाषाएं हैं, इतनी जातियां हैं, इतने वर्ग है, इतने धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक अखंड है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की खासियत। लोग समझते नहीं हैं, लोग एक्सप्लेन करना जानते नहीं हैं, और हम समझने की कोशिश नहीं करते। हमारी भी गलती है, हम गहरे में नहीं जाते। अब मान लो मैंने दिल्ली आर्य को बनाया चीफ सेक्रेटरी, 70 साल में पहला शेड्यूल कास्ट का आदमी चीफ सेक्रेटरी बना। यहां भी जातिवाद आता है कि मैं ढोली हूं, मैं मेघवाल हूं, मैं खटीक हूं, मैं भलाई हूं, क्या हूं। जब तक ये भावना खत्म नहीं होगी तब तक हम ताकतवर नहीं बन सकते। बाबा साहब ने कभी नहीं सोचा कि ये अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग बात करेंगे, वो फिर काम चल नहीं सकता। हम समझना पड़ेगा कि सरकार का इतना बड़ा निर्णय है, 10 अधिकारियों को ढका करके चीफ सेक्रेटरी बनाओ शेड्यूल कास्ट का, ये इतिहास में कभी हुआ क्या आज तक? 10 अधिकारी जो सीनियर थे, उनकी बजाय 10वें नंबर पे थे, 11वें नंबर पे थे, उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। इतना बड़ा निर्णय, ये अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग बात करेंगे, वो फिर काम चल नहीं सकता। हम समझना पड़ेगा कि सरकार का इतना बड़ा निर्णय है, 10 अधिकारियों को ढका करके चीफ सेक्रेटरी बनाओ शेड्यूल कास्ट का, ये इतिहास में कभी हुआ क्या? 10 अधिकारी जो सीनियर थे, उनकी बजाय 10वें नंबर पे थे, 11वें नंबर पे थे, उसको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। इतना बड़ा निर्णय क्या हो सकता है? आज 9 मंत्री SC/ST के राजस्थान के अंदर, तो मंत्री नहीं है, मंत्री तो बने अलग बात है। अब कल्पना करो, आजादी के बाद में कभी ऐसा माहौल बना क्या, बरीलाल यादव पीडब्ल्यूडी मंत्री,
आर्थिक क्षेत्र विकास के मंत्रियों को क्या पोर्टफोलियो मिलते हैं आपको मालूम है। आप लोग सब पढ़े लिखे बैठे हो, बता दीजिए पीडब्ल्यूडी मंत्री किसे कहते हैं? ममता कुबेर महिला बाल विकास और साथ में प्लानिंग मिनिस्टर भी है। चित्तरंजन जोली सामरिक न्याय अधिकारिता विभाग है, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग होता है हमारे दृष्टि के अंदर। गोविंद मेघवाल आपदा प्रबंधन प्रशासनिक सुधार सांख्यिकी नीति आयोजना विभाग का मंत्री है। और ट्राइब के अंदर परसालाल मीणा चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री। आप बताइए, हेल्थ मिनिस्टर बना है ट्राइब का आदमी पहली बार, और साथ में वो एक्साइज का मंत्री भी है। मंत्री जी सिंह मालवीय ये हमारे सिंचाई मंत्री ही बने हैं। महेंद्र सिंह मालवीय ट्राइबल के 5 वाला के। रमेश मीणा पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री बना। आप सोच सकते हो कितना बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, जो दिल्ली में छोटे सीपी के पास था। गुरुलाल मीणा कृषि विपणन मंत्री बने हैं, और साथ में इंडिपेंडेंट चार्ज है स्टेट का, और साथ में पर्यटन और नागरिक उड्डयन के भी राज्य मंत्री हैं। अर्जुन बामनिया टीएडी के पीएचडी के राज्य मंत्री है ग्राम वाटर का। कहने का मतलब यह है कि ये जो बदलाव आ रहा राजस्थान में, इसको आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि किस प्रकार हम इस बदलाव का फायदा उठाएं। मैं क्यों कहना चाहता हूँ आपको, अगर बदलाव का ऐसा लाभ को नहीं होगा तो आप में ललक पैदा नहीं होगी फायदा उठाने की। जब तक भूख पैदा नहीं होती, जब अच्छी भूख नहीं लगती है, तो आप क्या खाना खाओ? भूख पैदा करनी पड़ेगी आपको। जो मेरा बजट है, अगर आप बजट की लाइन पढ़ लो 10 बार, वो तमाम बजट एक प्रकार से गरीब को समर्पित है, गरीब को समर्पित, अंतिम व्यक्ति को समर्पित है। उसमें ज्यादा फायदा किसको होगा? अपना भी कोई गरीब आदमी वहां जनरल कास्ट का उसको होगा, मान लीजिए बीपीएल को होगा, पर सब ज्यादा फायदा किसको होगा? ज्यादा गरीब है, वो एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है। हमने बनाया उद्यमी योजना बनाई, एक एक्ट पास किया है एससी के लिए, जितने बजट होगा उसको खर्च करना पड़ेगा सरकार को। एक कानून बन गया, अभी असेंबली के अंदर पास हो गया। जानकारी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी कि क्या क्या फायदे हैं। हमने यहाँ तक कहते हैं उद्यमी योजना जो है, उद्योग लगाए एससी का व्यक्ति हो, क्या लगाएगा उसको समझ नहीं, क्योंकि आज तक उद्यमी बन नहीं पाए हमारे लोग। कितने इंडस्ट्रीज बने बताओ, कितने उद्योगपति अपने गिन लो। अभी वो आए थे पैसे मिलने के लिए स्टेज पर, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने हैं, मीटिंग में आते रहते हैं। हमने उनके लिए स्पेशल पैकेज दे दिया है एससी के लोगों के लिए। इंडस्ट्री लगाएगा स्पेशल पैकेज मिलेगा। तो साथ में बड़ा काम किया वो है रिको, जो है रिको, जो इंडस्ट्री लगाना चाहेगा उसको नहीं मालूम है कैसे लगती इंडस्ट्री, कैसे जमीन लेते हैं, कैसे मशीन आती है, क्या प्रोडक्शन होगा, कौन सी इंडस्ट्री में चालू करूं। तो रिको की पार्टनरशिप होगी 25% जो चाहेगा, रिको की पार्टनरशिप होगी। उससे अंदाज करते हैं कि तमाम तरह गाइडेंस को रिको के अधिकारी को दिल्ली में वो पार्टनर मालिक बन गए। 75% तो रहेगा हमारा दलित व्यक्ति, उद्यमी बनेगा, और 25% पार्टनर रहेगा, रिको रहेगी, खुद रहेगी। ये हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से पहली बार प्रयोग हुआ है। ये कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आप में ये गलत पैदा हो, हम आगे कैसे बढ़े। बिना शिक्षा के कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जमाना जो है वो है अभी 21st सेंचुरी का, जो राजीव गांधी का करते गई जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर आ गए, दुनिया मुट्ठी में हो गई है। सारी जानकारी छोटे बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं, सबके जेब में मोबाइल से जनवन जानते हैं। कोई जानकारी हिंदुस्तान में भी, दुनिया की ले लीजिए, किसी व्यक्ति के बारे में कैसी भी जानकारी, कोई मुल्क के बारे में सब कुछ बता देगा आपको मोबाइल। ये मोबाइल मालूम है आपको, बहुत से बहुत कम बैठी हुई यहाँ पर 1,33,00,000 महिलाओं को, 1,33,00,000 जो चिरंजीवी योजना में महिलाएं आई है, उन सबको मैं स्मार्ट मोबाइल फोन देने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। अब महिलाओं को ताली भरी दिखती है मुझे, महिलाएं ताली भरी देखी मैंने बहुत। आपको मोबाइल फोन मिलेगा सबको,
और चिरंजीवी योजना का जिक्र किया गया, ये कहना चाहूंगा कि कई गरीब ऐसे हैं जिनको आज भी नहीं मालूम। तो आप बताओ, अगर फायदा उसको मिलना है 5 लाख की बजाय 10 लाख का भी बीमा हो गया। बीमा मतलब इसका कैशलेस इलाज है। अभी मैं आया हूँ पीसीसी से, एक व्यक्ति मुझे मिला बाहर गेट पे, कह रहा मैं मेरे बाप ने कमाल कर दिया, बहुत शानदार योजना लेकर आए हो। मेरे गांव के एक आदमी है, सीधे बिरला हॉस्पिटल में उसका बाईपास हुआ है और तब सिर्फ 137 रुपये जो टैक्सी मिलेंगे वही हमारे खर्च, 1 रुपये खर्च। मैंने अभी कहा बिरला हॉस्पिटल में मेरी अभी अमेरिकन मीटिंग में मैंने कहा भाई मेरा भी 2 बार मेरे कोरोना हो गया, 2 बार। कोरोना के बाद में प्रॉब्लम आती है हर व्यक्ति को, किसी हार्ट की, किसी किडनी की, किसी कोई अस्थमा हो जाता है, बीमारी होती है, वो थकावट आने लग जाती है। तो मेरे भी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को प्रॉब्लम थी नहीं, कोरोना कारण हो गई, तो मेरे भी स्टेंट लगे हैं। आप बताओ, मुझे 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, मेरा 1 रुपया नहीं लगा है चिरंजीवी योजना। आप कल्पना कर लीजिए, जिसके घर में पीड़ा होती है उसको मालूम है, वरना तो कोई योजना होगी है, कोई चिरंजीवी योजना होगी, जब खुद के काम आती है तो मालूम पड़ता है। राजस्थान पूरे देश में शिरमोर बन चुका। मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, कर भी थी मैंने, कि आपको चाहिए, जमाना बदल गया, गरीब आदमी आज ही बहुत ज्यादा है देश के अंदर और दलित वर्ग तो है ही है, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। आपको चाहिए कि आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो राजस्थान सरकार कर रही है सबके लिए बीमा, ये कैशलेस बीमा है, ये अंदर जब अस्पताल में बाहर निकलो कोई पैसा नहीं लगता, वो बीमा है ये। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना रहा हूँ, जो सोशल सिक्योरिटी कंसेप्ट है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विधवाएं हो, चाहे वो एकल नारी हो, चाहे निसज्जन हो, उन सबको, मजदूर हो बुढ़ापे के अंदर, उन सबको घर बैठे हुए उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में होती है, वह कोई व्यक्ति दुखी नहीं है, खाने पीने के निजाम सरकार करेगी, ये कानून है। वहां पर जमाना आ गया कि आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। और हमने जो ये किया है, क्यों किया है? आदमी हमें घर भेज देता है, गहना भेज देता है, इलाज करना। मालूम है मेरे माँ बाप या जो बीमार है वो बचने वाले नहीं, कैंसर हो गया है। तब भी अपने संस्कार इतने अच्छे हैं देश के, फिर माँ बाप के लिए तो क्या बोले 1 लाख 2 लाख 3 लाख कर्जा लेना पड़े, मकान भेज जाए, गहने भेजे, तो मैं मेरी सेवा पूरी करूँगा, बचाने की कोशिश करूँगा। बचता नहीं, मालूम है नहीं बचेगा, डॉक्टर कह चुका है, तभी हम पैसा खर्च करते हैं। अब आप बताइए, जो स्कीम हमने लागू की है, अब उसमें आईपीडी ओपीडी फ्री कर दिया राजस्थान गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर, जिसमें अब आपका पहले 900 दवाएं फ्री थी, कुछ दवाएं मंगा लेते थे, कभी कभी ऑपरेशन वक्त में कुछ सामान मंगा लेते थे। अब हमने कह दिया कोई भी व्यक्ति आए अस्पताल के अंदर जाए, बाहर निकले, कोई ऑपरेशन हो, सब फ्री इलाज होगा, 1 रुपया नहीं लगेगा उसको। और आपको मालूम है किडनी ट्रांसप्लांट होती कई बार, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, उसके अंदर 15-20 लाख रुपए खर्चा है, 15-20 लाख कहाँ से लाए? अभी मैंने 5 दिन पहले ही और जोड़ दिया चिरंजीवी योजना के अंदर, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, कैंसर है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये आजकल एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट, तो अगर एक्सीडेंट में टाइमली अस्पताल जाता है आदमी, तो उसके जो ऑर्गन होते हैं, किडनी भी, आंख भी, लीवर भी, सब काम आ जाते हैं, हार्ट भी काम आ जाता है। तो यहाँ से भेजना पड़ता है, जहाँ जरूरत है वहाँ भेजना पड़ता है। ये हमारे यहाँ आता बाहर से यही काम, ये रेमोडे से आता है। हमने कह दिया कि ऐसे लोगों के लिए 15 लाख खर्च हो, 20 लाख खर्च हो, पूरा पैसा सरकार देगी, उसको खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप सोच सकते हो कि सरकार ने सब कर दिया। अब मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप कृपा करके जो यहाँ आए हो संस्थान में, संस्थान का इतिहास बहुत शानदार बताया गया, मुझे मालूम है, मैं भी पहले 2-3 बार आ चुका हूँ, पहले टाइम में आ चुका हूँ, बाद में आपने बुलाया नहीं, मैं आया नहीं। आपने दोष दे रहे हो तो आप आना चाहिए, मैं तो हमेशा आऊंगा। मैं आ चुका हूँ, जो मूर्ति लेके आ चुका हूँ, पहले ही आ चुका हूँ,
बाद में बुलाना बंद कर दिया, मैं गाना बंद कर दिया। तो ये तो देखो, ये तो व्यवहार की बात है, बिना बुरे कहे जा सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये स्वच्छता को मैं जानता हूँ, आज से 30 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना था, तब से जानता हूँ, क्योंकि पहले भी आया हूँ कभी याद नहीं मुझे। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, आप निश्चित रहो, स्वच्छता के लिए भी ममता को मांग कर रही थी। मैं इतने कह सकता हूँ, जो मांग करी है ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी और छात्रावास, जो भी आप प्लानिंग बनाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट है नहीं, तो ये CS है हमारे महोदय, आप वो रास्ता निकाल दो, अपन को मदद करवा देंगे और ये बनवा के छोड़ेंगे, आप निश्चिंत हो। हमने तो चलो कोई कमी नहीं रखी। मैंने कहा मुख्य सचिव की सेक्रेटरी आपके ये MS काला साहब अभी सम्मानित हो रहे थे और कई लोग आपने अभी सम्मानित करवाया। नॉन RAS के आपके बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं। लड़ी में लड़ रहा हूं, पर वो रहे हैं 17 साल तक RAS वालों का भी मुकदमेबाजी हो रही थी, 17 साल तक मैंने उसको ठीक करवाया और 17 साल के बाद में के रिटायर हो गए तो ही IAS बन के भेजा गया, कोई कमी नहीं रखी। अभी 11 साल बने नए नए। तो कहने का मतलब ये घनश्याम बना, ये डॉक्टर, लोग देखते होंगे कि ममता भूपेश का पति इसलिए बन गया, ये गलत से नहीं होनी चाहिए ममता भूपेश को। लोकसभा के मंत्री है तो बनवा दिया, हमारी आलोचना होती है। और घर में बात यह है, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। इसका इंटरव्यू शानदार हुआ था UPSC के, इसी बनाई और गवाह है सुनो, गवाह है तो ये हारी नहीं बैठे हुए, ये गए थे इंटरव्यू के अंदर। लगता है कि परसेंट हो जाता भाई, ये तो हो ही हो गया, मंत्री का बेटा है, मुख्यमंत्री का बेटा है, फलाना का भतीजा है, ऐसा नहीं, को भी योग्यता भी काम आती है। तो घनश्याम को मैं बधाई देना चाहूंगा, तुम ममता के बर्थडे मतलब जो ममता ने बना देते रहते, ये फिर हमेशा तेरे पर आगे रहेगी कि मैंने तेरे को बनाया है, IAS बना दिया, IAS बना दिया। वैसे ममता भूपेश में गढ़ है राजनीति करने के, तो मानना पड़ेगा, बोलती भी है, करती भी है, राजनीति जानती भी है। प्रमोशन आरक्षण, अब आप बताइए, आज कंट्री में कहीं नहीं प्रमोशन आरक्षण, यहाँ मेरे खिलाफ में मिशन 72 बन गया था, याद कर रहा हूँ, याद है। और जज साहब थे, चीफ जस्टिस साहब, वो कहते थे दुनिया के कोई वकील आ जाए तभी मैं बदलने वाला नहीं हूँ, ये मैं खत्म करके रहूंगा आरक्षण, प्रमोशन आरक्षण। ये कहा था, मालूम आपको, बड़ी बहुत भयंकर चली थी यहाँ पर। मैंने पूरा स्टैंड लिया कि नहीं, प्रमोशन आरक्षण बना के रहेंगे। रामविलास पासवान के वक्त में कानून बना था वहां पार्लियामेंट के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया कानून को और शर्तें लगा दी। वो लड़ी इतनी बड़ी लड़ी गई हमारे द्वारा, कई महीनों तक चलती रही। आखिर में जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, CJI बन गए बाद में कबीर, उनके वक्त हम जीत गए। आज आपके यूपी में तो अखिलेश यादव ने खत्म कर दिया आरक्षण, जो था प्रमोशन में, हमने लागू करके दिखा दिया। हिंदुस्तान में एक राज्य राजधानी है जहां पर आरक्षण प्रमोशन में है, ठीक है, ठीक है। अब आप बताइए, उसके बाद चुनाव आए, आपने हमें साफ कर दिया, वो चला गया, 72 चला गया और वो पता नहीं कहां चला गया, आरक्षण कहां चला गया। शेड्यूल कास्ट के लोग जिसको चाहते हो मुख्यमंत्री बनता, सरकार ताकि दिमाग में रखा, आपकी ताकत कम नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट की बात करेगा वही राजस्थान में राज करेगा। देखिए आप बताइए, इतना बड़ा काम हमने किया, लड़ी 72 वालों से। 72 में जनरल कास्ट भी थी, OBC भी थी, सब लोग थे,
वो भी चले गए कहीं कहीं और आप भी कहीं चले गए, हम तो 21 पे रह गए, सरकार बदल गई हमारी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने कोई कमी नहीं रखी है, बिल्कुल ठीक लिखा हमने, जहाँ कलम चलेगी बड़ा होगा तो जरूर करूंगा, या आप निश्चिंत रहो, मेरी कलम मेरा चलती है, आप नहीं मांगो तो ही भला होगा। अब पूरे कर्मचारियों पूछो कि तुमने ओपीएल मांगा क्या, राजस्थान के कर्मचारी पूछो आपने किसी ने कहा कि अब ओल्ड एज पेंशन लागू करो, एक आदमी ने मांग नहीं करी कि हमें ओल्ड एज पेंशन लागू करो। हम इनसिक्योर है, 35 साल बाद पता नहीं कितनी पेंशन मिलेगी हमें, क्योंकि पैसा जमा हो रहा था वो हो रहा था शेयर मार्केट के अंदर। अब शेयर मार्केट ऊपर नीचे होते रहते हैं, यूक्रेन युद्ध हो गया तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो बेचारा 35 साल से सरकारी सेवा भी करे, हम चाहते हैं सुशासन दे वो, और टेंशन उनके दिमाग में रहे कि पता नहीं मेरा 35 साल बुढ़ापे के अंदर कितनी पेंशन मिलेगी। इससे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या हो सकती है? ये मान्य दृष्टिकोण था मेरा, किसी ने मांगी नहीं। उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में ये फैसला वेलकम करे लोग, केंद्र सरकार दबाव में है, मोदी जी खुद दबाव के अंदर है, दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है, और मैंने एक झटके के अंदर बिना मांगे हुए मैंने ओपीएस लागू कर दिया राजस्थान के अंदर, और मान्य दृष्टिकोण से किया। इससे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो घटनाएं होती है, दुर्भाग्य है कि छुआछूत मानवता पर कलंक है। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती मना रहे हैं, तो इस मौके पर गोली उतारने की घटनाएं या छुआछूत, इससे बड़े क्या शर्मनाक बात हो सकती है किसी के लिए कि मानव पैदा होता है तो एक सा होता है, ईश्वर ने सबको एक बनाया। हम सब हिंदू है, हिंदू हम नहीं है क्या? गांधी जी ने कहा था मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, तब भी राजनीति चलती धर्म के नाम पे चलती है, जाति के नाम पे चलती है। शेल्लुकार का आदमी मीटिंग होती, गाँव में अलग बैठाया जाता है, क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता आपको मालूम, मुझसे ज्यादा मालूम आपको है। तो इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति, बाबा साहब ने यही कहा था, शिक्षा और अर्थव्यवस्था इसकी मजबूत होगी, वहां छुआछूत वगैरह सब खत्म हो जाएगी। कोई मंत्री बनता केंद्र में, राज्य में, उसके हाथ में छुआछूत होती है क्या? बताइए। ये जुल्म है, मतलब जुल्म है, और ये खून खोने वाली बात है कि आज छुआछूत किसे कहते हैं? मानव के बीच में ये जो स्थिति है, इसको हमें समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या करें। इस पहले कोर्ट की बात करी है चेयरमैन साहब ने, बघेला जी ने, ये तो सब कर देंगे, जो आप चुनाव देंगे उसके हिसाब में फैसला करेंगे, हम निश्चित। इससे मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप जो आपने सुझाव दिए वो मैं इसको दिखाता हूँ, और उसी रूप में हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर के क्या कर सकते हैं, बाबा साहब की भावना के अनुरूप वो काम हम लोग करेंगे।